हाय धीरेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? धीरेन्द्र, सौरभ। जी जी। ओके, आ रही है ना? ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज ना, कहीं मैं फंस गया था यार। जस्ट आया अभी। एक मिनट दो मुझे प्लीज। हेलो सलेस, कैसे हो दोस्त? ठीक हो सर, आप कैसे हैं? बस आप लोग का दुआ है। सही बस सही में आप लोग की दुआ ही है, और क्या। इतने अच्छे मित्र मिलो, आप लोग से डेली बात करने को मिलता है, और क्या चाहिए। बात है सर। पढ़ाई लिखाई तो चलते रहती है, बाकी हालचाल बहुत जरूरी है। ओके, सो एक मिनट मुझे दीजिए आप लोग, मैं अपने स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक बार अपने आप को तैयार कर लूँ कि आज के लेक्चर में क्या कराना है। उसी हिसाब से आज हम आगे बातें करेंगे। तो एक सेकंड ना, बस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल सेट। चलो, तो मैं करता हूँ अपने स्क्रीन शेयर। ओके, मैं स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर बिल्कुल। जी सर दिख रहा है। ओके, गुड 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 गुड। ऑलराइट, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूँ ऑटोमेशन से, राइट। उस ऑटोमेशन से पहले एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, जो आप लोग को याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। एक रेस्ट कॉन्फ एंड नेट कॉन्फ, नेटवर्क एश्योरेंस से, जो इसी ऑटोमेशन का ही पार्ट है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन तो आज हम शायद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं जो पाइथन के अलावा है। ठीक है, पाइथन की बुक एक है मेरे पास। इस बुक का हेडिंग है कि लर्न पाइथन इन 30 डेज। ठीक है, तो अगर सर आपको पाइथन नहीं, पाइथन अपने जो नॉर्मल पाइथन है वो है या कोडिंग है या नेटवर्क से रिलेटेड पाइथन? कोडिंग ही है पूरी पाइथन, मतलब नेटवर्क पे ही कैसे टेस्ट करेंगे पाइथन हाँ को, वो वो सारी नहीं चीजें। सर, इसकी हाँ क्लास कब है? हाँ, क्या इसकी क्लास कब करोगे? करूंगा, बस आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे इसकी क्लास। यही लास्ट होगा हमारा, एंड खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं, आज देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। पाइथन लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एनआरसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पाइथन के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, पाइथन में क्या होता है, कैसे होती है चीजें। बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए जो नेटवर्किंग के रिलेटेड है, आपको पूरा डेप्थ नहीं पता होना चाहिए इसमें। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पाइथन स्क्रिप्ट को डिवाइसेस पे कैसे रन करते हैं, छोटे छोटे आउटपुट कैसे लेते हैं, वो सब चीजें आपको मैं बताऊंगा करके। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ दो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको समझना चाहिए। वो हमारा है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना हमारी? जो कौन है हमारा, सर? हेलो, हाँ ऑन है, ठीक है। कौन है तो सर? कौन? जो हमारी जो चीजें हैं, एक तो है डेटा मॉडलिंग, ठीक है, और एक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं रेस्ट कॉन्फ और नेट कॉन्फ। तो ये दो चीजें आपको पहले समझाता हूं मैं कि रेस्ट कॉन्फ और नेट कॉन्फ होती क्या है। पहले इसके बारे में समझो, क्योंकि आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ होते क्या है। तो देखो, अब मैं आप लोग से काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि डिवाइस में लॉगिन आप कैसे करते हो?
डिवाइस में लॉगिन आप कैसे अगर आपको किसी राउटर स्विच से बात करना हो तो कैसे बात करोगे आप? सर कंसोल से बात कर सकते हैं, टेलनेट एसएसएच से। वेरी गुड। कंसोल, टेलनेट, ठीक है, और एसएसएच। और कोई मीडिया है हमसे बात करने का डिवाइस से? कोई और आइडिया जिससे हम नेटवर्क डिवाइस से बात कर सकें, अपनी बातों को कहलवा सकें, उससे कह सकें कि भाई सर जीयूआई मोड में भी बात कर सकते हैं, अच्छा जो अच्छा वेब अच्छा, बेस में। ओके 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 HTTPS में। ओके, गुड गुड गुड। जीओआई मोड में हम कर सकते हैं, तो मैं जीओआई भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जीओआई मोड में जो आप बात करते हो, ठीक है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? जब आप, धीरेन्द्र आप मुझे बताओ, आप एसडीएन आप पढ़े हो ना, आप वी मैनेज में अपने आप वीएच राउटर से बात करते हो, ठीक है, सर तो उस पे कैसे बात होती है? थ्रू द नेटकॉम प्रोटोकॉल। थ्रू द नेटकॉम प्रोटोकॉल। नेटकॉम प्रोटोकॉल। वेरी गुड। आई वाज एक्सपेक्टिंग, तुम नहीं बताते ना तो मैं डांटता, मैं पता है, मैं तुम्हारी क्लास ले लेता आज, मेरा पढ़ाया वो सब बेकार हो जाता है, ठीक है। तो वो नेटकॉम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो बाकी लोग समझो, आप लोग, कि जो हमारा बात करने का डिवाइस का तरीका है ना, पहले हमारे पास कॉल सोन होता था, टेलनेट होता था, एसएच होता था, और हमारे पास एसएनएमपी होता था ना। एसएनएमपी से भी ट्रैप करते थे हम, ट्रैप निकालते थे, उसकी मॉनिटरिंग करते थे। तो उसी बात यस करने सर, का यस। तरीका, उसी को बात करने का जो तरीका है उसको अब चेंज हो गया मॉडर्न नेटवर्क में। उसी बात करने का तरीका का जो चेंज करने का जो हमारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद दो तरीके हमारे पास आ गए। एक हो गया आपका नेट कॉन्फ, दूसरा हो गया रेस्ट कॉन्फ। ये कहानी समझ में आ गई आप लोग को कि नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ यूज क्यों करते हैं, जो आज तक आप लोगों को नहीं पता थी? सिर्फ बक्से से बात करने के लिए, मतलब राउटर से बात करने के लिए आप रेस्ट कॉन्फ और नेट कॉन्फ यूज करते हो, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो ये राउटर है, इसको पहले हम बात करते थे टेलनेट से, एसएसएच से, ठीक है, एसएनएमपी से बात करते थे। बात कर कुरा के ये प्रोसेस हमारा पुराना हो गया। अब इसको बात करने का जो नया तरीका हुआ वो हो गया नेट कॉन्फ। इसी नेट कॉन्फ से क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उसके ब्राउजर में जाके जीयूआई मोड से जैसे ही आप कुछ रिक्वेस्ट भेजते हो, नेटकॉम प्रोटोकॉल क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को आपके पीसी से इस सर्वर के पास ले आता है और आपको बात कराने में हेल्प करता है। ये आपका एक प्रोटोकॉल है, नेट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। लेकिन ये जब बात करता है, ठीक है, जब ये बात करता है तो इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या ऐसे टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है वो आपको समझना है। टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है वो समझना है। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो दो टेक्नोलॉजी होता है। एक एक्सएमएल होता है, आपने कभी एक्सएमएल देखा है? एक्सएमएल कोड कभी देखा आप लोगों ने? कोडिंग कभी पढ़ा आप लोगों ने? एक्सएमएल, सी प्लस प्लस, जिसे वेबसाइट बनती है एक्सएमएल पे, जैसे एक्सएमएल कोड आप देखोगे किसी वेबसाइट की, तो एक्सएमएल कोड अगर जाके देखते हो, एक्सएमएल कोड एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सएमएल कोड अगर एग्जांपल देखते हो तो एक्सएमएल कोड किस तरीके से होता है। देखो ये एक्सएमएल कोड्स होते हैं, हर एक वेबसाइट का अपना कोड होता है। वेबसाइट बनती है, जैसे वेबसाइट बनी हुई ना, ये भी एक्सएमएल में बनी होगी। इसके कोड अगर देखना तो कैसे देखेंगे, पता नहीं, एक कमांड होती थी, अरे यार, एक कमांड होती थी इसको एक्सएमएल कोड देखने के लिए, चलो जो भी होती थी मेरे को पता नहीं है, ठीक है, बट होती थी। आपको एक्सएमएल ऐसा कुछ कोड होता है, इस एक्सएमएल कोड में आपकी प्रोग्रामिंग होती है, और इस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप डिवाइसेस से कम्युनिकेट करते हो। मतलब आपका डिवाइस आपको एक्सएमएल कोड को समझता है। बट द नॉट ओनली एक्सएमएल, इसके साथ एक और टेक्निक यूज करता है जिसको बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं धीरेन्द्र? नेटकॉन्फ क्या यूज करता है डिवाइस? बेसिकली पोर्ट नंबर 830 यूज करता है ना एसएसएच। नेटकॉन्फ के साथ क्या यूज करता है? नेटकॉम के साथ बताया था ना, यांग प्रोटोकॉल। हाँ यांग सर। यांग, नेटकॉन्फ यांग, यही हाँ यांग सर। एक डेटा मॉडलिंग एक्सएमएल, ठीक है। तो जब डिवाइस से आपको बात करनी होती है, कभी भी किसी डिवाइस से आप बात करते हो, तो इसको बात करने के लिए ये आपका नेटकॉन्फ प्रोटोकॉल होता है, ये दो चीजों को कैरी करता है।
एक एक्सएमएल कोडिंग होती है जिसके अंदर आपके कोड्स जाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कैरी होती है, और उसके अंदर डेटा मॉडलिंग जो होता है वो यांग का होता है। ठीक है, यांग डेटा मॉडलिंग, ये देखो आपका कोर्स में पढ़ना भी है, व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, आपको कि आपको डिस्क्राइब द हाई लेवल प्रिंसिपल, आपको लो लेवल नहीं जानना, डेटा मॉडलिंग के बारे में आपको समझ, डेटा मॉडलिंग करती कैसे काम है। तो जब डेटा मॉडलिंग की जब बात में कर रहा हूँ तो दिस इज गोइंग टू यूज बाय द नेटकॉन्फ, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था कि मुझे पता था कि ये चीज बताने के लिए मुझे नेटकॉन्फ बताना ही पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो जो नेटकॉन्फ होता है दैट इज अ प्रोटोकॉल जो आपकी डिवाइस से बात करने के लिए यूज होता है। वो बात करता है कैसे, उसके अंदर दो फील्ड होती हैं, एक एक्सएमएल, कई बार प्योर डेट यंग यंग के साथ ही बात करता है, एक्सएमएल नहीं यूज करता, बट मोस्ट ऑफ द केस में एक्सएमएल और यंग दोनों के साथ यूज करके बात करता है। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज है। जैसे सी प्लस प्लस होता है ना, जावा होता है आपका, एंगुलर होता है आपका, डॉट नेट होता है, ये सारी ऐसी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो बात करता है डिवाइस वो कुछ इस तरीके से आपको जो भी आपका कम्युनिकेशन करने का जो भी तरीका होता है वो सारे कोड वोड लिख के करता है। लेकिन जो ये डेटा मॉडलिंग का जो काम है वो कैसे होता है आप समझो आप लोग। तो जो यांग डेटा मॉडलिंग है वो क्या होता है, अब आप समझ गए कहाँ पे यूज होता है। अब ये डेटा मॉडलिंग होता क्या है, देखो डेटा मॉडलिंग कुछ नहीं होता है। आप ऐसे समझो कि आपको एक कॉलेज में आपको बीटेक करना है ना, तो आपको बीटेक पढ़ाने के लिए एक आपको प्रॉपर सिलेबस तैयार किया जाता है ना, कि भाई आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे आपको ये क्लास होगा, इस टाइम पे आपका प्रैक्टिकल होगा, इस टाइम पे आपका थ्योरी होगा, इस टाइम पे आपका एग्जाम होगा। तो पूरा एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसके अंदर आपके पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर किया जाता है कि आपकी कंप्लीट हायरार्की कोर्स का कैसे चलेगा। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करना है कि आपका लैंग्वेज कैसे काम करेगा। वो जैसा करते हैं उसी को डेटा मॉडलिंग बोलते हैं, मतलब सेटअप द रूल्स जिसके थ्रू आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो यांग डेटा मॉडलिंग, यांग जो होता है ये एक तरह से प्रोटोकॉल है, ये एक वेल नोन प्रोटोकॉल है। और इस यांग प्रोटोकॉल के अगर बारे में बात करोगे तो ये ग्लोबली स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं है ये। आपका IETF जो अपना इंटरनेशनल, जो अपना IETF का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं भूल ही गया। IETF का फुल फॉर्म क्या होता है, IETF फुल फॉर्म, सो इंटरनेशनल कुछ होता है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स से ऑथराइज है, जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसको नेटकॉन्फ प्रोटोकॉल के साथ। नेटकॉन्फ प्रोटोकॉल हमेशा यांग को यूज करता है, बिना यांग डेटा मॉडलिंग को यूज किए एक डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, जिसको डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और ये बेसिकली IETF से रिकमेंडेड है, RHC इसके बारे में इसको दिया गया। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ये आप वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें जैसे मैं गया यहाँ पे, तो जैसे ये वेबसाइट के बारे में दिया गया तो इसको खोलोगे आप लोग, जैसे मैं दिखाता हूँ https github.com young models, ठीक है, ये वेबसाइट है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, github.com young models young, राइट। जब मैं इसको कॉपी करके जब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो कुछ मेरा वेबसाइट खुलेगा जो GitHub पे, इसके बहुत सारे कोड्स हैं, राइट, इसमें बहुत सारे कोड्स हैं। देखो इसमें आपके ML का भी है, आपके बहुत सारे, तो इसमें अगर किसी का मैं इसको खोल लेता हूँ, सोर्स कोड कौन सा होगा, चलो मैं इसको खोलता हूँ, देखो इसमें क्या निकल के आता है। देखो इसमें भी कुछ कोडिंग है आपकी अलग अलग वेंडर्स की। देखो यांग की है, यांग की कंट्रीब्यूशन है, एक कोड है, देखो इसमें कुछ सूडो कुछ कर रखा है। तो आपको समझना क्या है वो समझो आप लोग, इस कोडिंग का मतलब आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत सारे कोड आपको यहाँ मिल जाएंगे फ्री का, यांग डेटा मॉडल का बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें जैसे मैं ये वाला खोलता हूँ तो इसमें भी देखो कुछ आपके यांग का ही प्रोजेक्ट है, देख रहे हो आप। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें कुछ कुछ कर रखा है इसमें। तो ये वाला अगर मैं खोलता हूँ तो रेडमी इसके बारे में कुछ बताया गया, ठीक है, यांग के बारे में क्या है। बट आपको क्या समझना है, आप इसे कॉन्सेप्ट समझो, आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझनी है, आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसकी, होती क्या है, इसके अंदर होता क्या है। तो वो हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ये है
कि जैसे आप एक फोन खरीदते हो, फोन की एक अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे मैंने बताया कॉलेज में आप कोर्स करने जाते हो, तो एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ कि अगर इफ यू आर बाइंग एनी फोन्स, एवरी फोन हैविंग देयर ऑन स्पेसिफिकेशन। जैसे एप्पल का आईफोन है, राइट? इस एप्पल के आईफोन्स में क्या क्या है, जैसे किसी ने आपका एप्पल का 11 सीरीज 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो खरीदा, प्रो मैक्स खरीदा या 11 खरीदा, तो उसकी डिस्प्ले साइज क्या क्या हो सकती है, मॉडल क्या क्या आ सकते हैं एप्पल आईफोन्स के, डिस्प्ले साइज क्या क्या आ सकती है, कलर क्या क्या आ सकते हैं, और कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज क्या क्या आ सकती है। तो ये सब स्पेसिफिकेशन है फोन के। उस स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे आपके पास एक फोन होगा जो इस स्पेसिफिकेशन में से कुछ पैरामीटर मैच करके आपको बेसिकली दिया जाएगा, जो आपके पॉकेट अलाउ करेगा। तो डेटा मॉडलिंग इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द डेटा इन टर्म ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, कि आपका मॉडल क्या हो सकता है, आपके डिस्प्ले क्या हो सकती है, आपकी कलर क्या हो सकती है। तो एक लेमन एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से अगर इसको मैं दूसरे तरीके में बात करूं, तो जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वो जो राउटर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके जो आपके पास जो तरीका होता है एग्जैक्टली सेम होगा, कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, वो यंग डिसाइड करेगा कि आपके इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में कैसे डिसाइड करूंगा, पीजीपी के कैसे करूंगा, आपको मैं जैसे कोई विलेन का है उसको कैसे मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो उसको डिस्क्राइब करने का जो एग्जाम्पल है वो आपका यंग डेटा मॉडल करता है अपने लैंग्वेज में। तो देखो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है, बहुत छोटा होगा, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे इसमें देख रहे हो आप लोग, इसमें अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके का कुछ आपका कॉन्फ़िगरेशन है। ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रिंग्स हैं, ये इंटरफेस टाइप्स हैं, ये इन आउट ऑक्टेट के बारे में बता रहा है कि आपके अलग अलग जो पैकेट्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, एरर्स जो आ रहे हैं इंटरफेसेस पे, वो सारे इस तरीके से ये अपने आप को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। लेकिन आप अगर राउटर पे किसी पे जाते हो तो आपके लिए तो बस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होता है ना। जिसमें कोई लैब भी खोल लेता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं लैब खोल गया, ठीक है, कोई राउटर को खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे। चलो मुझे 1 मिनट में नेटवर्क स्विच करना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है, दूसरे नेटवर्क के साथ तो चलेगा नहीं लैब। तो ये मेरा हो गया। तो जैसे मेरा एक राउटर ही मैं खोल लेता हूँ। जैसे मान के चलो ये SD1 का आज क्लास ले रहा था, SD1 का राउटर खोल लेता हूँ। जैसे कौन सा खोल लूँ, या मैं एक नया राउटर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। छोड़ो इसको, क्यों छेड़े, तो कुछ आगे नहीं चला तो फिर लेना भी देना पड़ जाएगा। एक टेस्ट लैब में खोल लेता हूँ, एक राउटर को मैं ले लेता हूँ टेस्ट लैब में। इससे मान के चलो कि मैंने एक राउटर ऐड किया यहाँ पे, ये मेरा VIOS राउटर हुआ, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ किया। अब जो राउटर होते हैं उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन दिखती है वो ह्यूमन रीडेबल होता है, वो आपके लिए बनाया गया है। लेकिन मशीन उन लैंग्वेज को नहीं समझती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो अलग होता है, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो अलग होता है। लेकिन जो आपका आउटपुट दिखता है दैट इज ए ह्यूमन रीडेबल, ताकि उसको आप समझ सको। अगर प्रोग्राम लिख के दे दिया जाएगा तो शायद आपको समझ में नहीं आए। अब एक कंप्यूटर पे आप अपने जो भी खोलते हो, आपने जो भी इंफॉर्मेशन खोला है, अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग में दे दूं तो आप कैसे समझ पाओगे? आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा, लेकिन ये दिखाने के पीछे क्या इसके लिए एल्गोरिथम यूज हो रहा है, किस तरह का कोड यूज हो रहा है, वो आपको नहीं पता है। ठीक है, आपको वो पता करना पड़ेगा। वो पता तब होगा जब आप उसके पीछे हाथ धोकर पढ़ोगे, आप कोडर बनोगे, आप डेवलपर बनोगे, आपको जावा आएगा, आपका C++ आएगा, आपको पाइथन आएगा, आपको एंगुलर आएगा, आपको .NET आएगा, तब जाके ये सब चीजें आप समझ सकते हो। तो इतना आसान नहीं है प्रोग्रामर बनना भी, ठीक है। जिंदगी बहुत टफ है। नेटवर्क इंजीनियर की लाइफ बहुत ईजी है, लेकिन प्रोग्रामिंग का लाइफ थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन पैसा भी बहुत, अगर अच्छा प्रोग्रामर हो, यू आर जस्ट गोइंग टू बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो जैसे राउटर एक बार आ जाए तो मैं इसको दिखाता हूँ। यही इंटरफेस की जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे, इसी की जो आपकी राउटर पे दिखेगा वो बिल्कुल अलग दिखेगा।
इसको आप लोग देखते आते हैं हमेशा। एक बार खुल जाए। कहाँ फंस गए। तो सर ये जो नेट कॉन्फ है ये ओपन स्टैंडर्ड है? नेटकॉन्फ, हाँ नेटकॉन्फ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इट्स नॉट प्रोप्राइटरी। यंग, हाँ यंग जो है ये तो लिनक्स के। हाँ हाँ, बताइए सौरभ। हाँ बोल रहे थे कि ये जो अब ये यंग दिखा है ना, यंग का ये जो ये दिखा रहा है ये लिनक्स की तरह दिखा, शायद ओपन स्टैंडर्ड ही होगा। हाँ, ये ओपन स्टैंडर्ड है, सारे प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड है, कोई प्रोप्राइटरी नहीं है। अच्छा सारे आजकल जितने भी लेटेस्ट एसडीएन नेटवर्क है ना, सारे इसी को यूज करते हैं। ठीक है सौरभ जी। ओके 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 सर। ठीक है, तो इस पे मैंने क्लोज किया और यहाँ पे मैंने शो इंटरफेस ये वाला मैंने डाल दिया। तो देखो यहाँ पे आपका इंटरफेस पे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपका इनपुट एरर, आपका रन पैकेट एंड ऑल, बट इसमें आपको थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इट इज समथिंग आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है, लेकिन इस तरह का डेटा टाइप आपके इंटरफेस की कन्फिगरेशन आपको डेटा मॉडलिंग में यांग में इस तरह की कन्फिगरेशन होती है जो आप उसको नहीं समझ पाओगे। आप उसको समझने के लिए आपको यांग डेटा मॉडलिंग आपको आना चाहिए, जो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि आपको होता क्या है। देखो इसमें कैसे डिफाइन किया गया है। इसमें जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उसके कई सारे सेक्शंस होते हैं। इसमें कुछ कंटेनर्स होते हैं, इनके अंदर लिस्ट होती है, इनके अंदर टाइप्स होता है, इनके अंदर लीप्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर की होता है एंड मॉड्यूल नेम होता है, मॉडल नेम होता है। तो मॉडल नेम में जैसे कि इंटरफेस के ही कैरेक्टर्स को इसने डिफाइन किया है, तो उसमें की पैरामीटर डाल दिया कि जो इंटरफेस है वो की पैरामीटर हो गया। जो आपके डिस्क्रिप्शंस हो गए वो एक तरह से लीप है, तो लीप कैटेगरी में उसको डिफाइन किया गया है। जो भी आपके डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो सारे लीप कैटेगरी में। और एक कंटेनर के अंदर आपके लिस्ट में अलग अलग टाइप, इनेबल, अप एंड डाउन स्टेटस, सब एक लिस्ट के अंदर अलग अलग फीचर को डिफाइन किया गया है। ये सारे लिस्ट को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया गया है। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर, एक कंटेनर के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम रन कर रहा है, फिर उसके अंदर एक और प्रोग्राम रन कर रहा है जो बाकी स्टेट्स को, उसको, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी जो इंटरफेस पे आप कॉन्फ़िगर करते हो, टाइप, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, लिंक अप एंड डाउन स्टेटस। जो आपका ये कमांड जैसे मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। जैसे आप यहाँ पे चलाते हो कि जैसे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक मिनट कहाँ गया। तो अगर आप यहाँ पे चलाते हो तो आपको सारे इंटरफेस के फीचर्स दिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर इस इंटरफेस का डिटेल निकालने को तो इसमें कैप्चर होगा। तो एक कंटेनर में आपके इंटरफेस के फीचर्स दिख रहा है, सब कुछ क्या है, क्या है, किस टाइप का इंटरफेस है, क्या इस पे कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब डेटा मॉडल में जाके कैप्चर हो जाएगा। लेकिन जब उसकी इंफॉर्मेशन को आप ग्रैनुलर देखना चाहते हो कि इस इंटरफेस में चल क्या रहा है, तो आपको फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा कुछ इस नेक्स्ट कंटेनर में जो आपको बाकी चीजें दिखाएगा। तो जस्ट एन एग्जांपल कि आपको प्रोग्राम दिखता कैसा है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ कुछ इस तरीके से कंटेनर होता है, लिस्ट होता है, उसके अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग पैरामीटर को अलग अलग जगह डिफाइन करते हैं। बस आपको इतना ही जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। और फाइनली अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो बाकी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो एक्सएमएल में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, सारी कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल के अंदर किया हुआ है। जैसे मैं बताया था ना, एक्सएमएल कोड दिखा था, देखो एक्सएमएल, ये देखो एक्सएमएल के फॉर्मेट में आपकी कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया गया। तो यांग डेटा मॉडल एक्सएमएल को भी यूज करता है और अपनी मॉडलिंग, ये प्योर डेटा मॉडल जो पिछला था वो प्योर आपका यांग पे है। लेकिन जो इसी कॉन्फ़िगरेशन को मोर जो तरीके से इसने डिफाइन किया है कि जो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आईपी एड्रेस कैसे डिफाइन होगा, सबनेट मास्क कैसे डिफाइन होगा, आपका अलग अलग इंटरफेस का अलग अलग टाइप कैसे डिफाइन होगा, V4 एड्रेस है, V6 एड्रेस है, वो सारी चीजें आपको फिर एक्सएमएल की मदद से भी लिख सकते हैं। कि दोनों प्रोटोकॉल एक साथ चलते हैं, कुछ पैरामीटर यांग में डिफाइन होता है, कुछ पैरामीटर एक्सएमएल में डिफाइन होता है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये कंप्लीट एक नेटकॉन प्रोटोकॉल को रन करने के लिए काम करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया आपका यांग डेटा मॉडलिंग। तो कभी भी कोई डेटा यांग डेटा मॉडलिंग के बारे में बात करे, आपसे पूछे कि बताओ भैया यांग डेटा मॉडलिंग क्या होती है, तो आप उनको बता देना कि देखो जी हमारे पास ना एक दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक रेस्ट कॉन्फ होता है, एक नेट कॉन्फ होता है। नेटकॉन्फ जो प्रोटोकॉल होता है उस हमारा क्या करता है कि वो यांग डेटा मॉडलिंग को ही यूज करके अपने कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है, मतलब राउटर से बात करता है। आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो यांग डेटा मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है।
तो जब राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन जाता है तो यांग डेटा मॉडलर के थ्रू ही जाता है, राउटर उसको अंडरस्टैंड करता है, या फिर वो एक्सएमएल फॉर्मेट में जाता है। ये दोनों मशीन लर्निंग लैंग्वेज हैं, इनके थ्रू ही मशीन अपने आप को समझती है। ह्यूमन लर्निंग लैंग्वेज नहीं है। आप मशीन लर्निंग की जब भी बात करते हो तो ये सारे मशीन लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज है। जो सबका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जेसन, मैं आपको दिखाता हूँ जेसन कैसे काम करता है। जेसन भी आपका मशीन लर्निंग लैंग्वेज है। जावा और जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा, अरे यार मैं खुद ही भूल गया, रुक जाओ। ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। कैसे भूल जाता हूँ मैं, जावा बोलना प्लीज मिल जाएगा। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये मैं स्क्रिप्ट बोल रहा था बार बार, ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट बोल रहा था मैं। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन से ये भी एक तरह के आपका एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज है। आपके जितने भी राउटर होंगे उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जितनी आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे शो रन में, ये आपका ह्यूमन रीडेबल आपके लिए बनाया गया है, मशीन के लिए नहीं बनाया गया। मशीन इसको नहीं समझती है, मशीन इस लैंग्वेज को समझती ही नहीं है। राउटर आपको इस लैंग्वेज को नहीं समझता है। वो राउटर जो समझता है आपको, वो समझता है सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे आप, इसका एक मिनट क्या कमांड होती है, रुक जाओ मैं बताता हूँ आपको। जो आपका मशीन समझता है, बताता हूँ, ऐसा चीज बताता हूँ आप लोगों को, रुक जाओ। हाँ, जेसन प्रिटी, तो एक कमांड होती है जेसन प्रिटी। तो यहाँ पे क्या है, देखो दिखा, इस पे चलेगा नहीं ना, ये वर्जन चलेगा नहीं। मैं दिखाता हूँ दूसरा कौन सा तरीका है। ठीक है, इसमें नहीं चलेगा। मैं ना आप लोग एक, रुक जाओ, मैं एक मिनट स्टॉप शेयरिंग बंद करता हूँ, मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ वेबसाइट क्या है। उसमें क्रेडेंशियल कुछ जानना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो बंद कर दिया। मैं आप लोग ने सारा जुगाड़ करके आया हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्रिएट स्टार्टर सैंडबॉक्स, एक बार लॉगिन कर लो फिर आप लोग को दिखाता हूँ। अरे यार इतना स्लो क्यों चल रहा है। लॉगिन सिस्को आईडी, सैंडबॉक्स को यूज करता है आप लोग में से, कभी यूज किया हो डेवनेट के सैंडबॉक्स, कभी यूज किया आप लोग? कोई बात नहीं यूज किया हो तो यहाँ पे देखो आप लोग, मैं आप लोग यूज कराता हूँ, ये खुले तब तो एक बार यार, बस वो है। तो इसमें से मुझे मुझे एक सिस्को का ऐसा राउटर डालना पड़ेगा। देखो इस पे भी आपको डेटा मैं इसको चालू करता हूँ, जो टिपिकली है। चलो मैं इसको चालू कर लेता हूँ। सॉरी,
ये एक्चुअल रियल डिवाइसेस हैं, ठीक है, लैब के लिए सिस्को दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ठीक है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अगर मैं इसको मैं यहाँ करता हूँ, चल नहीं रहा क्या इसमें, ये सर राउटर नहीं है इस पे, क्या अच्छा कारण, ठीक है। जेसन कमांड है, इस पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, रुको मैं कुछ और देखता हूँ। एएसआर राउटर चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एएसआर राउटर, एक मिनट, जेसन ये 9 के राउटर नेक्सस है ना, डेटा सेंटर मिल जाएगा, रुक जाओ, नेक्सस 9 के ठीक, मैं इसको थोड़ा बैक करता हूँ, डेटा सेंटर में गया, नेक्सस 9 के कहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, हटा दिए गए इन लोगों ने यहाँ से। सर ये जो आपके नहीं इसमें नहीं है, यूसीएस है तो सिम्युलेटर डेटा सेंटर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग में है नहीं। सैंडबॉक्स 9K का सैंडबॉक्स ही है मुझे यार, जिसपे हमारा जेसन रोशन इनेबल हो। ये सारा राउटर भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं मुझे कहीं ना, कि मैं इस पे चेक करूँ। ये सिस्को का पाइथन एक्सपर्ट हो गया, चलो इस पे देखते हैं एक बार, रुक जाओ, सीएसआर पे देखते हैं चलता है कि नहीं, इस पे चेक कर लिया, एक बार इस पे चेक करते हैं, ये ऑलवेज ऑन है, इसको चेक करते हैं, रुक जाओ। मुझे आप लोग को दिखाना है कि कमांड चलाकर कैसे चलता है। मशीन जो होती है, ठीक है, ये हमारा हो गया यूजर नेम डेवलपर, पासवर्ड हमारा हो गया, पासवर्ड सही डाल रहा हूँ, C1 SCO 1 2 3 4 5 निकल रहे हैं हमारे, डुप्लीकेट, ये दिक्कत है, सैंडबॉक्स चलते ही नहीं है, समस्या ही है ना इनके कई सारे, देखो पासवर्ड ही ले रही है। ओके, तो ये भी नहीं चल रहा है, तो मैं किस पे आप लोग को दिखाऊं, इसमें क्या है, इसकी जो डिवाइस है, रुक जाओ, रुको इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ शायद चल जाएगी। क्या है ये है SBX NX OS mgmt.cisco.com, ये है ना, SBX NX OS, मुझे लगता है नहीं कि चलेगा, बट एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये चेंज कर दिया ना, दिखा नहीं रहा है इसमें, नहीं चल रहा है, देख रहा हूँ कैसे दिखाऊं आप लोग को, राउटर में जेसन प्रिटी का कमांड, जेसन प्रिटी कमांड कैसे दिखाऊं आप लोग को, कैसे दिखाऊं, दिखाना तो है। इसमें चल नहीं रहा है मेरा, कि मैं इसमें है नहीं, ये सर कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये सर जेसन
CSR CSR के तो बहुत सारे दिखा रहे हैं इसमें, बट इसमें चल नहीं रहा, दिक्कत ये है। चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो राउटर होते हैं ना, जैसे आपके पास राउटर, जो भी आपको नेक्सस राउटर होंगे उसको देखना, आप अगर ये कमांड चलाओगे कि शो इंटरफेस विलन 10, अगर आप इसके अंदर जेसन प्रिटी लगा दो कमांड ना, तो ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरीके से दिखेगी। ये मशीन लैंग्वेज में होती है, ये मशीन लैंग्वेज में होती है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से मशीन आपको इस लैंग्वेज में समझता है। तो जो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन हमारा है, दैट इज सर ये वन सिर्फ पाइपलाइन कमांड है क्या ओनली? पाइप जेसन प्रिटी चल रहा है क्या आपके राउटर में? देखो चला के देखो, अगर कोई नेक्सस नहीं राउटर है सर, पाइपलाइन कमांड है या नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं, कमांड है क्या? आप चला सकते हो, नॉर्मल भी चला सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। इसमें नॉर्मल भी चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैं इसमें एक बार ट्राई करता हूँ, शायद इस पे चल जाए। एक बार देखता हूँ स्टीवन का राउटर है तो, एक बार देखता हूँ शायद इस पे चल जाए। एक बार देखता हूँ इस पे चल नहीं रहा ना, किसी पे मेरे को दिक्कत ही आ रही ना, चल नहीं रहा। इस पे सारा हटा दिया इन लोगों ने, जो पहले था ना। मैं ये सर हाई एंड राउटर में चलता है कमांड शायद, एएसआर हाँ राउटर हाई, में। एसआर में चलेगा। एसआर है ही नहीं ना इसमें, बहुत पहले था एसआर राउटर, है ही नहीं इसमें, हटा दिया इन लोगों ने। ये बार बार हटाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नेक्सस में भी देखो, ये डैशबोर्ड है, सर ये टाइम जो है। साइट आप ओपन किए हैं जो डेबोनेट वाला, ये क्या चार्जेबल है इसको का, सैंडबॉक्स का? इस पे यार आपका वो ना चार्जेबल तो नहीं है, बट आपका मतलब आप प्रीमियम होने चाहिए पार्टनर साथ, आपके पास कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन होने चाहिए, प्लस आपके पास लर्निंग क्रेडिट होने तब इससे एक्सेस मिलता है। मैंने बहुत तामझाम किए थे, तब जाके इसको मिला था मुझे एक्सेस। सर्टिफिकेट बोले तो कौन सा लेवल का, सीसीआई लेवल का? हाँ, काइंड ऑफ सीसीआई सर्टिफिकेशन आपको होना चाहिए, और अच्छा। आपके पास कुछ कुछ मेल वोल करके कुछ आपको इनसे करना पड़ता है। मैंने मतलब 3-4 साल पहले से एक्सेस लिया था मैंने, तब अच्छा। इन्होंने मेरे को दिया था। अभी पता नहीं क्या है इनका रूल है नया, एक बार देख लेना आप लोग अगर कुछ चेंज हुआ हो तो, लेकिन बहुत पहले मैं लिया था इससे एक्सेस। मेरा की ऑन है iOS लेटेस्ट, IoT कंप्लीट, इस पे चल नहीं रहा है। चलो मैं इस पे एक बार देखता हूँ, इस पे क्या दिखा रहा है, एक बार बोर्ड पे जाता हूँ। बूट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ ये चला गया। सर छोड़ दीजिए, आगे प्रोसेस कीजिए सर, ये छोड़ दीजिए इसको। एक नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, बस लास्ट ट्राई कर लेता हूँ एक बार, इस पे एक बार देख लेता हूँ, और शायद कुछ चलता है कि नहीं चलता है। एक बार देख लेते हैं यार, मतलब मुझे खुद नहीं अच्छा लगता ये नहीं चलता है ना कोई चीज। तो जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो एटलीस्ट देखो तो आप लोग यार, मजा आता तब ना, जब आपको चीजें पता है और अपने स्टूडेंट्स को बता नहीं पाओ तो फिर बेकार लगता है, मजा नहीं आता। शो इंटरफेस ग्रिप, चलो वो क्या इसमें चल नहीं रहा, सही सारा भी बोल रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलो ऐसे ही समझाता हूँ आप लोग को, नेक्स्ट और देख लेना, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है, मैं जब बता रहा था, देखो देखो आपके जो ये तो आप लोग समझ गए कि जो आपके रेस्ट कॉन्फ होता है वो क्या होता है, और उसमें डेटा मॉडलिंग भी होती है। इस तरीके से आपके पास दूसरा एक प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं नेट कॉन्फ होता है, एक होता है रेस्ट कॉन्फ होता है। तो रेस्ट कॉन्फ क्या होता है, देखो रेस्ट कॉन्फ में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो ये भी एक डिवाइस से बात करने का ही तरीका है, जो आपका नेट कॉन्फ तरीका है वैसे ही आपका नेट कॉन्फ जो प्रोटोकॉल है वो भी आपका रेस्ट कॉन्फ नेट कॉन्फ जो प्रोटोकॉल है वैसे ही रेस्ट कॉन्फ प्रोटोकॉल है।
जो आपका डिवाइस से बात करने का ही काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो तरीका होता है वो HTTPS के थ्रू बात होती है। उसमें एक प्रोटोकॉल होता था कि जो नेटकॉन्फ के अंदर डेटा मॉडलिंग यूज होती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका HTTPS प्रोटोकॉल ही चलता है और इस HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू ही आप रेस्टकॉन्फ जो प्रोटोकॉल है वो यूज करके आपकी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। तो इस तरीके से आपका रेस्टकॉन्फ और नेटकॉन्फ काम करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे आपका डेटा मॉडलिंग जो है, जो सेम आपका नेटकॉन्फ यूज करता है, द सेम डेटा यंग मॉडलिंग डेफिनेशन यूज्ड बाय द नेटकॉन्फ, उसी तरीके से ये सेम डेटा मॉडलिंग यूज करता है। आपका जेसन भी इसमें सपोर्ट करता है, जो जावा का एक स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है और XML है। ये तीनों एक तरह से मशीन लर्निंग लैंग्वेज है। ये तीनों में से कुछ भी यूज करके ये आपकी डिवाइस से आपके क्लाइंट से सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा, लेकिन थ्रू द HTTPS से बात करेगा। ठीक है, वो आपका जो आपका प्रोटोकॉल नेटकॉन्फ है यांग और XML यूज करता था, उसकी जगह ये क्या करेगा, ये HTTPS वर्ब यूज करता है। HTTPS वर्ब क्या होते हैं? HTTPS वर्ब्स आपके होते हैं जो HTTPS कुछ एक्शंस होते हैं, जैसे आपका क्रिएट होता है। और इसके अंदर अगर आप जाते हो, अगर बुक के अंदर जाओगे, देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर अगर आप आते हो सर ये दोनों ऑटोमेशन, एक साथ काम करते हैं, नेटकॉन्फ और रेस्टकॉन्फ, या अलग से नहीं अलग नहीं, से? अलग 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 काम तरीका अलग अलग है, अलग अलग है ये दोनों का। नेटकॉन्फ का होम पेज कैसे होता है सर? ये कैसे, समझ में नहीं आया। नेटकॉन्फ का होम पेज, जी, मतलब नेटकॉन्फ का नेटकॉन्फ आप बोले ना, जो डिवाइस लॉगिन के लिए यूज करते हैं ना, ये इंटरनल प्रोसेस है नेटकॉन्फ? नहीं नहीं नहीं, जैसे वी मैनेज होता है, आपके टूल हो गए ना, वी मैनेज टूल हो गया आपका, ठीक है। वी स्मार्ट, जितने भी आपको जो भी आपके जो आजकल के वो ऑर्केस्ट्रेशन टूल होते हैं ना, मैनेजमेंट टूल होते हैं, SDN सब्जेक्ट प्रोडक्ट के, वो सारे नेटकॉन्फ यूज करते हैं। तो तो इसके थोड़ा डैशबोर्ड होम में आप पेज कैसे दिखता है, थोड़ा दिखाएंगे सर? होम पेज कैसा दिखता है, देखो ऐसा दिखता है, रुक जाओ दिखाता हूँ। Cisco SD-WAN, जैसे एक दिखा रहा हूँ, वी मैनेज, ठीक है। इस तरीके से होम पेज दिखता है, ये दिखेगा। इसको SD-WAN का वी मैनेज होता है ना, जब भी किसी डिवाइस से बात करता है, इसका ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखता है, ऐसा। ये जब बात करेगा तो आपको ये आपका जो बेसिकली बात करने का जो तरीका होगा, ये जो डैशबोर्ड है, ये आपका रेस्ट नेटकॉन्फ प्रोटोकॉल से बात करेगा, ये डैशबोर्ड का। इस तरह से आपके अलग अलग टाइप के डैशबोर्ड, जैसे आपका DNS सेंटर होता है, सिस्को DNS सेंटर, इसका अपना डैशबोर्ड होता है। देखो इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, ये भी आपका नेटकॉन्फ यूज करता है, देख रहे हो। तो ये सब अलग अलग जो आपके जो कंट्रोलर्स होते हैं, उनके जो बात करने का तरीका होता है डिवाइसेस से ना, वो नेटकॉन्फ यूज करते हैं। तो कोई स्पेशल डैशबोर्ड नहीं होता, ठीक है सर। जी 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 सर, समझ में आया। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या बता रहा था कि जो आपके, हाँ मैं दिखा रहा था कि इसमें HTTP वर्ब्स क्या होते हैं। तो देखो आप लोग, HTTP वर्ब्स क्या होते हैं, पहले ये कैसे बात करता है। तो डेटा मॉडलिंग ये हम पढ़ रहे हैं। देखो इसके अंदर अगर आप रेस्टकॉन्फ की बात करते हो, तो देखो ये आपके HTTP वर्ब्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड ऑप्शंस। तो इसके अलग अलग वर्ब्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देखो सेम डेव नेटवर्क का यूज किया यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जो मैंने यूज किया था, सेम सब कुछ इसमें यही जो मैं करके दिखा रहा हूँ, बुक में भी यही लिखा हुआ, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। इसमें भी देखो यही लिखा हुआ है कि वो क्या क्या करना है, पर दिक्कत ये है कि अपडेट होते रहता है हमेशा। ये सेम चीजें बताया है कि आपको जाना है गिगहब में जाना है, आप वहां से प्रोग्राम लैंग्वेज देखना है, सारी चीजें बताया हुआ है, जिसमें बताया कि जेसन के लिए आपका कैसे फाइल दिखेगा, वहां से जाके आप फाइंड आउट कर लो, जो गिगहब में मैं लॉगिन कर रखा है यहाँ पे। देखो सेम चीज, ये सारी चीजें बुक से ही मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई है कि आपको कैसे कैसे आपको चेक करना है। कुछ करना नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे आपको चेक करना है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसमें वही दिखा हुआ है कि सैंडबॉक्स है, इस पे लॉगिन करो, ठीक है। देखो इसमें लॉगिन मैं करता हूँ सैंडबॉक्स को, इसका यूजर नेम पासवर्ड भी दिया हुआ है। देखो शायद लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बुक में लिखा हुआ है। मैं अब इसमें लॉगिन ही नहीं होगा, मुझे पता है ना ये चलेगा ही नहीं, बंद हो चुके हैं। ये बुक में ऐसा लिख के छोड़ दिया है, लेकिन सैंडबॉक्स है ही नहीं, इनको रिप्लेस कर दिया किसी ने। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। टेस्टिंग के समय बुक में तो लिखा हुआ है कि आप इसको लॉगिन कर लो, लेकिन ये चलते ही नहीं है, तो आपको खोजना पड़ता है फिर मैनुअली। जैसे जिसको DNA URL बॉक्स है, उसके अंदर आपको जाकर ये यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर डालना है, तो आपको किस तरीके से आपका कुछ
आपको दिखाएगा आपका जो जेसन फॉर्मेट में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो HTTP वर्ब्स होते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, कहाँ गए HTTP वर्ब्स। एक लिस्ट है हमारे पास इस बुक में, जो 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 कहाँ पे है HTTP वर्ब्स। रुको यार, गूगल ही कर लेता हूँ बुक में जैसा HTTP वर्ब्स, ठीक है। देखो इसका टेबल मिलेगा एक, देखो कुछ ऐसे बुक में भी ऐसे लिखा हुआ कि आपके ये HTTP वर्ब्स होते हैं। जैसे आपके पास गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। HTTPS मेथड, HTTP मेथड होता है जो आपको यूज करना होता है, जिसके बारे में हम CRUD प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि जब भी आपका रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बात होता है तो ये 4 तरह का वर्ब यूज करता है, पोस्ट, गेट, पुट, पैच और डिलीट, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेड फंक्शन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो डिलीट से कोई अगर राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन आपको डिलीट करना है तो आपको ये वर्ब यूज करना पड़ेगा। अब ये वर्ब यूज कैसे होते हैं, इसके लिए आपको एक टूल यूज करना पड़ता है, पोस्टमैन। आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, पोस्टमैन आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होना चाहिए। ये पोस्टमैन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, आपको वहां पे डालना पड़ता है आपको कमांड कि आप क्या करवाना चाहते हो। तो जब आपको HTTPS करना है तो आपको ये पोस्टमैन जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज करके, बेसिकली इस पोस्टमैन में दिखाता हूँ कैसे यूज करना है आप लोग को। इस बुक में एक एक स्टेप लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल इसमें दिया होगा कैसे कैसे करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पूरा स्टेप बाय दिया हुआ है। देखो चलेगा नहीं, मुझे 100% पता है क्योंकि ये चलेगा नहीं, क्योंकि सारे सैंडबॉक्स बंद हो चुके हैं। जितने भी इन्होंने एग्जाम्पल बता रखे हैं ना, कि लास्ट बैच में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि जब मैं पूरी कोशिश कर ली, चला ही नहीं, फिर मैंने सैंडबॉक्स खोज के उनको चला के दिखाया था। इसमें है ही नहीं, कहीं ऊपर होगा, इन्होंने पोस्ट फंक्शन करके दिखाया हुआ कहीं ना कहीं इस बुक में, बट चलते ही नहीं है, दिक्कत यहाँ पे आगे फंस जाती है। ये बड़ी दिक्कत है। हाँ ये तो कहीं आप दिखाया ना उन्होंने, देखो देखो ये देखो, ये देखो यही टूल है पोस्टमैन, एग्जैक्टली सेम चीज अपने अपने लैपटॉप में पोस्टमैन टूल इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब तो यहाँ पे कुछ दिखा है, सिस्को वी मैनेज के लिए उन्होंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ और बताया है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन डिवाइस से कैसे बात करना है, एक एक स्टेप इन्होंने लिख रखा होगा यहाँ पे। DNS सेंटर से कैसे बात करना है, अब देखो यहाँ पे देखा, ठीक है। अब ये API कॉल देते हैं, देखो तो इसमें कुछ कोड्स होते हैं, रुक जाओ अभी आपको सारा कुछ मिलेगा एक एक करके। XML कोड यहाँ पे देखो, ऊपर से आते हैं हम लोग एक एक करके देखते हुए। तो जो REST API होता है वो आपका बेसिकली API टूल होता है जो CRUD फंक्शन को यूज करता है। इस CRUD फंक्शन में ये हमारे यही टेबल में खोज रहा था। ये टेबल्स आपका जब REST API की बात करते हो तो आपका क्या करता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करता है। उस प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ प्रोसेस है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड। सो आपको सारे नहीं जानने हैं, मेन जानने हैं। तो अगर कोई यहाँ से गेट फंक्शन आपने यहाँ पे इनेबल किया, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से ये डिवाइस है, देखो डिवाइस का URL है, ये डिवाइस की IP भी हो सकती है। तो आपने डिवाइस को एक कमांड भेजा, उस कमांड में आपने बोला कि बॉस मेरे डिवाइस पे ये कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर दो, जो भी आप डालोगे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखकर, तो वो जाकर डिलीट कर देगा। मतलब ये वाला जो टूल है पोस्टमैन ना, सैलेस जो पूछ रहे थे ना, तो पोस्टमैन का जो REST API का ये टूल है, ये जो देख रहे ऐसा दिखता है REST API का टूल, इसको REST API टूल पोस्टमैन ही है, इसका नाम है पोस्टमैन। ओके बाकी नेटकॉन्फ का आपका नहीं है, रेस्टकॉन्फ का है। नेटकॉन्फ का आपका एक्चुअल जो कंट्रोलर है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे डिलीट कर दिया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन ये जाकर राउटर पर डिलीट कर देगा। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको अपडेट करना है, ठीक है, तो आपको राउटर पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आओ और यहाँ पे आपको इसका वर्ब चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको पोस्ट यूज करना पड़ेगा। पोस्ट मतलब सबमिट ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, सबमिटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो आपका इसमें कुछ भी आपको अप्लाई करना है, अपेंड करना है, डेटा पैच करना है, कुछ नया डालना है, तो वो भी आप डाल सकते हो इसके अंदर। जैसे इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट मतलब क्रिएट न्यू रिसोर्स, न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है, तो आप इसको
यूज कर सकते हो। पोस्ट मतलब मैं चाहता हूँ, देखो मेरा पहला जो प्रोग्राम था इसमें पोस्ट किया हुआ था, मतलब पोस्ट मतलब कि मैं कुछ नया डालना चाहता हूँ अपने राउटर पे, कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो पोस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो अगला है वो है आपका पुट। तो अगर पुट कर दोगे तो कुछ रिप्लेस करना डेटा आपको कहीं से, किसी जगह से एनटीपी सर्वर आपको चेंज करना है, पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, आप चाहते हो कि उसका एनटीपी सर्वर चेंज कर दें, तो आप पुट वर्ब यूज करोगे। पैच करना मतलब कि आपको नया एनटीपी सर्वर ऐड करना है, ठीक है, तो आप नया एनटीपी सर्वर ऐड कर सकते हो। डिलीट मतलब कोई एनटीपी सर्वर को डिलीट करना, डिलीट कर सकते हो। ये सारे फंक्शन जो होते हैं रेस्ट एपीआई के थ्रू होते हैं। तो एपीआई कॉल कहाँ से होता है, वो आपको पोस्टमैन टूल से होता है। एक टूल चाहिए होगा पोस्टमैन। इस पोस्टमैन टूल में अब जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इस पोस्टमैन टूल के अंदर कैसे कैसे चीजें करनी है, मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जाके पोस्टमैन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको जाके गूगल पे, मैं बताता हूँ कैसे करोगे आप लोग गूगल पे। अब गूगल पे जाओगे और आपको पोस्टमैन टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप पोस्टमैन टूल को इंस्टॉल करोगे तो ये जैसे यहाँ पे आप गए गूगल पे, सर ये बेसिकली एससीआई का मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है ना, रेस्ट एपीआई। हाँ रेस्ट एपीआई का मॉनिटरिंग मतलब उसी के थ्रू सारा कम्युनिकेशन होता है। जब आपको टेस्ट करना है तो ये पोस्टमैन आपका डाउनलोड करना है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है लैपटॉप पे। जब इंस्टॉल कर लोगे आप लोग, ठीक है, तो आप तो अपने नेटवर्क में टेस्ट नहीं कर पाओगे हमारे, तो जो बुक में लिखा हुआ है जो जो स्टेप उसको फॉलो करना है। जैसे आपने टेस्ट कर लिया, इसमें जाके दूसरा स्टेप आपको इस पे ना एसएसएल आपको डिसेबल करना होता है। मतलब यहाँ पे जाकर इसके सेटिंग्स में, फाइल्स में जाकर, सेटिंग्स में जाकर ये आपको सब दूसरा स्टेप आपको मेक श्योर कि आपका एसएसएल सर्टिफिकेट ऑफ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा। एसएसएल कर दोगे तो चलेगा ही नहीं, तो आपको एसएसएल ऑफ करना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वो कर लो पहले। पहला स्टेप इसको इंस्टॉल करना है, एसएसएल ऑफ कर देना। ठीक है, एसएसएल ऑफ कर दिया आपने। अब आपको एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कैसे कॉल करोगे, वो एपीआई डिपेंड करता है किस बॉक्स के लिए आप एपीआई कॉल कर रहे हैं। जैसे एक इसने सैंडबॉक्स दे रखा है जिसमें के अंदर क्या बोल रहा है, इसमें लिख रहा है कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन पोस्ट कमांड से आपको ऐड करना है, तो ये आपको एपीआई दे दिया है सैंडबॉक्स, इसको कॉपी करो और इसमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सर होगा असल आपका में यूजर। सैंडबॉक्स है क्या सर? इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। बोल रहे हैं सैंडबॉक्स, लेकिन कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। सैंडबॉक्स यार एक्चुअली लैब बॉक्स होते हैं, टेस्ट लैब बॉक्स, जो उस पे जाके आप टेस्ट कर सकते हो, उसको सैंडबॉक्स बोलते हैं। जैसे इसको आपने बना के दे दिया सैंडबॉक्स, इसको मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास डमी राउटर्स हैं लैब टेस्ट करने के लिए, सैंडबॉक्स हो। क्लियर सैलेस? ये देखो अलग अलग डमी दे रखा है, देख रहे हो ये सारे, इसको कहीं ये से लैब एक्सेस के कर लोगे लिए आप। यूज करते हैं ना? हाँ लैब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना आपको। इससे भी ये वो भी आपको सैंडबॉक्स सिस्टम अलग टीम को होता भी है, वो टेस्टिंग, सिक्योरिटी जो सिग्नेचर बेस्ड सैंडबॉक्स वो अलग होता है। वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं सैंडबॉक्स बात कर रहा हूँ, वो आपका यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए वही होता चल है। रही है। नहीं नहीं, साइलेंस का मेरा डाउट समझ गया मैंने। वो सिक्योरिटी सैंडबॉक्स होता है सिग्नेचर बेस वाला, ये तुम्हारा वो अलग अलग है। होता है। फॉलो आउट की बात करो तो सैंडबॉक्स अलग हो जाएगा, तो मैं सिक्योरिटी वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये सैंडबॉक्स आपका ये है कि जो लैब के लिए सिस्को ने बना रखा है। ठीक है, तो देखो सैलेस यहाँ पे जो स्टेप्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे जाके कॉपी करके पेस्ट करने चलेगा कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए लेकिन चलना कुछ नहीं है। ये सारे बुक में लिखे हुए स्टेप्स, नहीं कुछ नहीं चलेगा। तो क्योंकि ये सब बॉक्स अवेलेबल नहीं है, बुक जब बन रहा था तो इसने बनाया, लेकिन सारे अपलोड हो गए। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालो और इस तरह से यूआरएल डालो एंड इसको सेंड करोगे। सेंड पर क्लिक करोगे तो जाकर आपको क्या होगा, ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका इस तरीके से कुछ एक्सएमएल कोड स्निपर में जाकर आपका अप्लाई हो जाएगा। अब इसी को आप जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये फॉर्मेट आपका जेसन कोड में राइट हो जाएगा, सेम कमांड। लेकिन इसमें कुछ कोड होते हैं। जैसे आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे आपने कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे मैंने यहाँ खोला http, ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से देखो, और मैंने यहाँ डाल दिया xyz.com 123. देखो क्या खुलता है। अरे ये भी खुल गया क्या, पता नहीं क्या क्या लोग बना रखे हैं। URL नॉट फाउंड आ गया। कई बार आपको देखो वेबसाइट खोलते हो तो 400 ओके लिख के आता है, 200 ओके लिख के आता है। आप लोग कोड कभी एरर नोटिस किया आप लोगों ने? देखो दिखाता हूँ, 400 https एरर कोड कैसा आता है। कभी आप लोग ऐसा देखा कि आपने वेबसाइट किया एक्सेस जी इस सर, तरह से ऐसा आपको देखा है 400 सर, देखा है। देखा है ना, आप लोगों ने देखा होगा ना। तो ये क्यों आता है, ये क्यों आता है? क्योंकि आपके जो कोड होते हैं ना, ये HTTP के कोड होते हैं।
ये HTTP कोड होते हैं, मतलब 200 कोड लिख कर आया मतलब कि आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। 201 लिख कर आया तो मतलब आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। 400 लिख के आ गया मतलब कि आपका जो रिक्वेस्ट डाला है वो अनऑथराइज है, आप ऑथराइज नहीं हो उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। 400 लिख के आ गया तो 401 लिख के आ गया तो आप अनऑथराइज हो। आपका भी इसमें भी 401 403 जितने भी 400 कैटेगरी के एरर आएंगे ना, इसमें कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मतलब यू आर नॉट लीगल पर्सन, राइट पर्सन टू एक्सेस द वेबसाइट। तो कभी भी 200 या 201 का एरर आ जाए समझ जाना कि आपका सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन 400 का एरर आ जाए तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं से। तो ये HTTP कोड्स आते हैं, जब भी कोई वेबसाइट का एक्सेस करते हैं तो उसमें HTTP कोड्स आते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा HTTP कोड्स कैसे आते हैं और क्या आते हैं। अब इसमें देखा है, देखो इसमें बोला है कि आपको एक लॉग इन करना है सिस्को DNS सेंटर पे, और ये आपका सैंडबॉक्स भी दे दिया, देखो ये दिखा हुआ ना, इसको टोकन बेस करना है, लेकिन चलेगा नहीं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो देखो अभी मैं करके इसको देखूंगा, ये चलना नहीं है। मैं देखो अभी करके दिखाता हूँ, अगर लॉग इन होगा तो हो जाएगा। देखो अभी देखता हूँ इसको, नहीं तो मैं आपको पूरा करके दिखाता अभी। इसको मैं किया और मैं इसको पिंग करूंगा तो पिंग ही नहीं होगा, जब तक पिंग नहीं होगा लॉग इन कहां से होगा ही नहीं। तो यहाँ मैं गया, पिंग किया और यहाँ पे डाल दिया, ये बंद पड़े हुए हैं सारे सैंडविच, इसके IP रिजॉल्व हो गए बट ये चल नहीं रहे हैं, RTO आ रहा है। चल मैं इसको लॉगिन करके ट्राई कर लेता हूँ, शायद चल जाए, मेरी किस्मत अच्छी हुई तो चल जाएगा, तो हम शायद कुछ टेस्ट कर लेंगे। 1 सेकंड देना मुझे। तो यहाँ पे जो आपका सैंडबॉक्स है, ठीक है, तो ये चल नहीं रहे हैं, तो इसमें देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप लोगों को सेम फॉलो करना है कि इसमें यूजर नेम पासवर्ड कैसे कैसे इसमें किया गया है वो देखना है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद देखो आपको इस तरीके से कुछ आपका आउटपुट मिला कोड का, जो भी आपका कोड है ऑथेंटिकेशन कोड का, ये इस तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन कोड डालना है। डालने के बाद ये ऑथेंटिकेशन कोड आपका ये टोकन जनरेट करेगा, इसी टोकन के बेसिस पे आपका जो डिवाइस है ऑथेंटिकेट होगा। जब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा तब आपका जो भी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन, देखो यार 200 ओके लिख कर आ रहा है, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 200 ओके आ रहा है, कितने सेकंड है, जो भी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो XCOTH में आपका जो टोकन आपने जनरेट किया जिसके थ्रू डिवाइस ऑथेंटिकेट होगा वो ही टोकन आपको यहाँ डालोगे। थोड़ा सा मुझे पता है कि समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि टेस्टिंग तो हो नहीं सकती है क्योंकि लैब चलना नहीं है, डिवाइस है नहीं कहीं टेस्ट कर ले हम लोग, हमारे पास कहीं ऐसा DNAC तो है नहीं, 1 करोड़ का डब्बा आता है तो कोई करा सकता है नहीं, जो सैंडबॉक्स चल नहीं रहे हैं, टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो आप लोग को यही बुक में जो स्टेप्स दिए हुए हैं एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो करना है कि कहाँ पे क्या करना, मतलब आपको किसी डिवाइस में लॉगिन करना, मैं दोबारा बता रहा हूँ ध्यान सुनो, कि अगर डिवाइस में लॉगिन करना है तो उसको लॉगिन करने का मेथड, जो ऑथेंटिकेशन का मेथड होता है वो बेसिकली आपका सैंडबॉक्स में जाना है। फिर आपको जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है, ठीक है, तो चलो कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करो उसमें डालो, लेकिन उसके लिए आपको ऑथराइजेशन में बेसिक ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट नहीं करोगे तो उसके लिए आपको इंटर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर उसको हेडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस कंटेंट टाइप में आप डेटा को देखना चाहते हो। तो आप मान के चलो कि आप चाहते हो कि जेसन फॉर्मेट में देखें, जेसन फॉर्मेट में बताया कि मशीन लर्निंग फॉर्मेट होती है, मतलब डेटा आपका इस फॉर्मेट में दिखेगा जेसन में। एक्सएमएल डाल दोगे तो आपका तरीका अलग हो जाएगा, यांग मॉडलिंग में डाल दोगे तरीका अलग हो जाएगा, तो वो आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद फिर आपका सेंड वाली बटन पे क्लिक करना पड़ेगा जो आपका ऑथेंटिकेट करेगा। तो देखो पहला स्टेप में इसने ये वाला सैंडबॉक्स डाल दिया, सैंडबॉक्स डालने के बाद इसने क्या किया कि आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया और टाइप में बेसिक ऑथेंटिकेशन कर दिया। करने के बाद यू नीड टोकन, आपको किसी एपीआई को लॉगिन करने के लिए, रन करने के लिए आपको एक टोकन चाहिए होता है जो वन टाइम टोकन होता है, इससे टोकन से डिवाइस ऑथेंटिकेट होती है। तो उस टोकन को जनरेट करोगे कैसे, जैसे ही आप सेंड कमांड डालोगे आपका बेसिक होता है एक टोकन जनरेट हो जाएगा जो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला ऊपर। अब ये टोकन जब जनरेट हो जाएगा आपके पास इनके जो बेसिक क्रेडेंशियल के बाद, तो क्या करना आपको,
अब आपको डिवाइस पे दोबारा जाना है और आपको दोबारा डिवाइस को ऑथेंटिकेट करना है, एक्स और टोकन से ऑथेंटिकेट करना है। यूजर नेम पासवर्ड तो चलो आपने डाला ही है, लेकिन अब आपको इस डिवाइस से बात करने के लिए एक्स ऑथेंटिकेशन, आपको मतलब यूजर नेम पासवर्ड जो पहले डाल दिया आपको टोकन मिल गया, अब आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन नहीं, यहाँ पे एक्स ऑथेंटिकेशन मेथड आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स ऑथ डालना पड़ेगा ऑथराइजेशन मेथड में, उसमें आपको कोड डालना पड़ेगा, पूरा कोड कॉपी पेस्ट। देखो EY से स्टार्ट हो रहा है ना, यही कोड EY से है, देखो यहाँ पे EY से ही स्टार्ट है, देखो ये वाला, तो पूरा कोड ये डालना पड़ेगा यहाँ पे। जब पूरा कोड आप डालोगे तब जाके ये आपका पूरा डिवाइस का जो हिस्ट्री बायोग्राफी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आपको रेस्ट करने इस डेटा में आपको जेसन फॉर्मेट में देगा, क्योंकि आपने जेसन यहाँ डाला है तो मशीन लैंग्वेज इस फॉर्मेट में देखो डेटा आपको मिल गया। ये बेसिकली डिवाइस से डेटा पूल करना, कोई कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करना, कोई आपको लेना, वो सारा आपका ये पोस्टमैन टूल से ही होता है। और पोस्टमैन टूल में सारे फंक्शन आपको यहाँ से करने पड़ते हैं, जो मैं चाह तो रहा था करके दिखाऊं लेकिन चल ही नहीं रहा कुछ भी। इसे से वी मैनेज में करना है आपको, तो वी मैनेज में जाओ, आप वी मैनेज का नाम डाल दो, उसमें आप कंटेंट डाल दो, अलग अलग कंट्रोलर के बारे में अलग अलग चीजें बताई हुई हैं, कैसे करते हैं क्या करते हैं, इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो रेस्ट एपीआई की। ठीक है, तो अब आपकी जो बात आती है, हमने नेटकॉन्फ और रेस्टकॉन्फ को समझ लिया, लेकिन हमने जेसन को नहीं समझा अभी तक। जेसन के बारे में मैंने ऊपर ऊपर बात किया लेकिन डिटेल में बात नहीं किया। और हमने ये भी समझ लिया कि हमारे दो तरीके के जो डीएनए, जो सिस्को डीएनए और वी मैनेज होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जैक्ट एग्जांपल यहाँ पे दोनों का दिया हुआ, देख लो, दोनों ही मैंने दिखा दिया आप लोगों को, और आप लोग एग्जैक्टली दोनों यही फॉलो करना है जो इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे करना है, और तरीका दोनों का सेम है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। अब बात आती है कि जो बेसिकली आपका नेटकॉन्फ एंड रेस्टकॉन्फ होता है, ठीक है, ये जेसन के साथ इसको लगता कैसा है, जेसन के साथ दिखता कैसा है। तो जेसन जो हमारा होता है जावा के स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है जिसको लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कार है, कार के अलग अलग फीचर को बताया गया है कि किसने मैन्युफैक्चर किया, टेस्ला ने, इसका मॉडल क्या है, एक्स है, कलर क्या है, व्हाइट है, फ्यूल क्या है, इलेक्ट्रिक है, इसमें एमपीजी सिटी क्या है, 99 है, एमपीजी हाईवे 93 है, तो माइलेज पर गैल मतलब जो भी गैलन जो भी होता है, तो इसको ये इस डेटा को आपने लिख दिया अलग अलग फॉर्मेट में। इसी तरीके से जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अलग अलग, मेरा नाम क्या है, फर्स्ट नेम पंकज, सेकंड नेम पंकज सिंह, सो अलग अलग नाम को अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया। तो जो लिखने का तरीका होता है मशीन जो समझती है उसी को हम बोलते हैं कि आपका आपका जो बेसिकली ऑब्जेक्ट जेसन लैंग्वेज होता है। तो मशीन का जो स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से, कुछ इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है, और मशीन ऐसे ही लैंग्वेज को समझती है। तो इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, एरे होता है लिखने का। इसके अंदर क्या होता है कि इस एरे के अंदर जो आप ब्रैकेट यूज करोगे आपको स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। जिसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा एक सैंडबॉक्स है, इसको हमें एसएच करना है, तो ये करूंगा तो चलेगा नहीं, मुझे 100% उम्मीद है। पहले चलता था लेकिन अब चलेगा नहीं। चलो अगर चलेगा तो देख लेते हैं, अगर चल जाए तो, बट चलना नहीं है, नहीं चल रहा है ना, देखो। तो ये आपका एरे है, तो इसको मुझे अगर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अगर मुझे यूजर नेम पासवर्ड डालना है, तो डालने के बाद मुझे इससे डेटा मिल जाएगा। इस राउटर के अंदर मेरा चेसी आईडी क्या है, जैसे मैंने क्या निकाला कि इस डब्बे का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका मैन्युफैक्चर सिस्को है। अब इस तरीके से डेटा का इसका मैं आईपी देख सकता हूँ, इसका वीलेंस देख सकता हूँ, इसका इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन देख सकता हूँ। तो ये सारा जेसन में ही दिखाता है। तो एरे में क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है कर्ली ब्रैकेट्स में, जो एरे ऑब्जेक्ट होते हैं, कि जैसे आपका विलेन का इंफॉर्मेशन भी पुट करना है, आपका इंटरफेस का इंफॉर्मेशन भी पुट करना, आपकी आईपी डालनी है, तो सारे आपके एक मल्टीपल पैरामीटर जहां आपको कॉल करना हो वो सारे आपके एरे में, मतलब आपके स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं, तो उसको हम एरे बोलते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन कंपाइल होती है उसको एरे बोलते हैं, जो आपकी लैंग्वेज में होती है। टेंशन ना लो, नहीं नहीं सीखना है कोडिंग आपको, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको नहीं सीखनी है कोडिंग इसमें, लेकिन एक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके की कोई चीज होती है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ, पाइथन में टच नहीं करूंगा अभी, पाइथन अगले बार पढ़ेंगे। हाँ बताइए। सर ये मान लीजिए ये हमारा नॉन एसडी1 का सेटअप है, 500 राउटर लगा हुआ है, उसमें मेरे को हाँ, जानना चाहिए एट ए टाइम 500 राउटर का आईओएस वर्जन क्या है। तो ये जो पाइथन, हेलो, स्क्रिप्ट से निकल जाएगा, 1 मिनट में निकल जाएगा, एक स्क्रिप्ट बना दो निकल जाएगा सब पे। हाँ हाँ, वही वही पाइथन स्क्रिप्ट का जो पढ़ा रहे वही स्क्रिप्ट है ना? हाँ, इसमें स्क्रिप्ट एक बन जाएगी, उसके हम्म। अंदर जब मैं देखता हूँ पाइथन में आपको बताने की कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। जैसे ये कह रहे हैं पाइथन का स्क्रिप्ट है, ठीक है,
तो इसमें हाँ, जैसे मेरे को वो थोड़ा दिखा जैसे दीजिए एक लैब करके। हाँ हाँ। हाँ मैं चलो कोशिश करता हूँ पाइथन की अभी आज तो नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं, आज इसके लिए नहीं। मुझे पूरी लैब। हाँ हाँ अगले हाँ। क्लास जब पाइथन का हम डिस्कस करेंगे, पाइथन में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको अलग अलग मैं खोजूंगा कौन ये सा राउटर पे चल ऑटोमेशन में रहा है। आएगा ना आपका? ऑटोमेशन में आएगा ना ये? ऑटोमेशन ही पूरा ऑटोमेशन है, पूरा हाँ हाँ, ऑटोमेशन है। ठीक है ठीक अब देखो पाइथन का भी दिक्कत ये है ना कि इसमें ना हमें टूल इंस्टॉल, नेटमीको टूल होता है पाइथन चलाने के लिए, इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ एक बार दोबारा से इसको सेटअप करने के लिए अपने लैपटॉप पे, अगर सैंडबॉक्स नहीं मिलता है तो इसको मैं चला के आप लोगों को दिखाऊंगा पाइथन में कैसे चलता है, ठीक है। तो जेसन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, मुझे पता है नहीं ज्यादा समझ में आ गया, लेकिन आपको जेसन का समझ में आ जाना चाहिए कि जेसन में आपकी जो चीजें होती हैं मशीन, ये सारी मशीन लेवल की लर्निंग लैंग्वेज ही होती हैं, ठीक है। तो हमारे को समझ आ गया कि आपका जेसन क्या होता है, पाइथन क्या होता है। अब आपको समझना है कि आपके जो कुछ ऑटोमेशन टूल होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया है क्या होता है। तो ऑटोमेशन टूल क्या होते हैं, इसको आपको समझना है, ऑटोमेशन टूल क्या होता है। तो जब ऑटोमेशन टूल की जब बात करते हो तो इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो जैसे आपने सुना होगा डेवऑप्स के बारे में, एनसिबल के बारे में, ये सारे ऑटोमेशन टूल होते हैं। ये जो ऑटोमेशन टूल होते हैं आपके डिवाइस पे कैसे ऑटोमेट करें, ये भी लैंग्वेज में ही यूज करते हैं। ये भी जैसे आपके डब्बे पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये रूबी लैंग्वेज यूज करता है। जो पपेट होता है ये आपका रूबी लैंग्वेज यूज करता है। पपेट एक आपका ऑटोमेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक तरह से प्रोटोकॉल समझो या टूल समझो। डेवऑप्स एक टूल है, एनसिबल एक तरह से लैंग्वेज है, वो अलग अलग लैंग्वेज को यूज करके एक कॉन्सेप्ट है जो यूज करता है। तो पपेट जो है एक रूबी लैंग्वेज को यूज करता है। इस रूबी लैंग्वेज को यूज करके आपकी डिवाइस में ये मैनिफेस्ट बनाता है, मॉड्यूल बनाता है और क्लास बनाता है, और इसके अंदर अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे रिसोर्स डिक्लेरेशन करना है तो करेगा आइडेंटिफाई अ रिसोर्स इन द नोड दैट मैनेज बाय द पपेट एंड द टाइप ऑफ द रिसोर्स। जो भी पपेट जो आपका जो लैंग्वेज है, पपेट सर्वर जो भी मैनेज कर रहा है नेक्सस बॉक्स को, उनमें से अपने इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा जो उसको पपेट के द्वारा मैनेज करना है और किस टाइप के रिसोर्स हैं। फिर उनको क्लासिफाई करेगा। क्लास ए कलेक्शन ऑफ द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जो जिसमें आप जैसे एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है उसको कलेक्शन करने के लिए वो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को कलेक्ट करेगा। फिर आपको मैनिफेस्ट में आपका क्या करेगा कि जिसमें पपेट के कोड्स होते हैं, कंटेंट्स क्लासेस के, जो भी आपके जितने भी क्लास होते हैं कोड को इसमें इंस्टॉल करेगा और मॉडल्स में आपका जाकर वो कंटेंट को मॉडल्स में डाल देगा। तो ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म है जो आई थिंक हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या समझना है। सीसीएनपी कोर में आपको सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में जानना है, कैसे कोई टूल होते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, ये टूल के बारे में जानना है। तो इसलिए आप ये जान लो कि जो ऑर्केस्ट्रेशन टूल होते हैं इसके अंदर रूबी एक तरह से आपको, मतलब ये स्लाइड तो मिल जाएगी आपको, मिली गई होगी सबको, तो आपको पता होना चाहिए कि रूबी लैंग्वेज होता है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग फंक्शनलिटी का हमारा डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन आपका इस तरीके से, जब आप पपेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखने का तरीका आपका इस तरीके का, देखो इसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ। जेसन का अलग था, जेसन का अगर देखोगे तो जेसन का आपका ये फॉर्मेट था। तो कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आपको समझ में आता है कि जेसन का है या आपका पपेट का है। तो जेसन का कहीं भी आप जेसन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसमें कहीं भी आपका ये इस टाइप का सिंबल नहीं लगा हुआ है, ये पपेट का ही यूज होता है। इसी तरीके से अगर पपेट जो होता है ये अपने जो भी पपेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो भी मैनिफेस्ट स्टेट जो होता है सारी कॉन्फ़िगरेशन कलेक्ट करके पपेट सर्वर उसको डिवाइस से पुश कर देता है। तो पपेट सर्वर हमारे पास है नहीं, जैसे हमारे पोस्टमैन है वैसे ही पपेट सर्वर होता है जो इन डिवाइसेस से बात करते रहता है, और वहां से अभी कॉन्फ़िगरेशन डालनी है लेनी है तो करते रहेगा अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वहां कमांड डालो और यहाँ पे आपका एक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका एक सेफ है जो कुक बुक यूज करता है। कुक बुक मतलब एक तरह से एक, ये भी एक रूबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इसका तरीका अलग है। इसमें रेसिपी यूज होता है एंड कुक बुक यूज होता है। कलेक्शन ऑफ द रेसिपी इज इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफिक टास्क। कोई अगर टास्क जैसे इंटरफेस मुझे देखना है, मुझे iOS वर्जन देखना है, तो वो सारे रेसिपी के अंदर एक एक रेसिपी बनाओगे, उस रेसिपी के अंदर क्या आपको चेक करना है वो रेसिपी आप चेक करोगे और उसको आप कुक बुक के अंदर स्टोर करोगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है सेफ यूज करता है और सेफ के थ्रू ये काम होता है। सेफ का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से देखेगा, देखो आपका ये सेफ का कॉन्फ़िगरेशन है। सेम काम पपेट भी करता है, सेम काम सेफ भी करता है, बट करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे आप हुंडई की गाड़ी खरीदते हो, आप मर्सिडीज खरीदते हो, बीएमडब्ल्यू, सारी गाड़ियां रोड पे ही चलती हैं, लेकिन उनको फीचर काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सबको राउटर से ही बात करना है, स्विच से ही बात करना है,
लेकिन आपको तरीका अलग हो जाता है। अब एनसिबल होता है, एनसिबल क्या करता है, ये एमएल यूज करता है, एमएल लैंग्वेज यूज करता है, और प्लेबुक ये एक तरह से यूज करता है। एमएल एक लैंग्वेज है आपका, ठीक है, और इसके अंदर प्लेबुक होता है, मैक होता है, और इसके थ्रू ये डिवाइसेस से बात करता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरीके से दिखती है। देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखती है, लैंग्वेज क्या यूज होता है। और आई थिंक जब तक आप डेफिनेट नहीं करोगे, आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन आपको सीसीएनपी कोर में ये सब पता होना चाहिए, लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए कि सर ये आपका ऑटोमेशन पेपर का पूरा फीचर्स, ये जो ऑटोमेशन जो ऑप्शनल पेपर है सिस्को सीसीएनपी का, अगर सीसीएनपी ऑटोमेशन को जाना है तो ये पूरा डेप्थ में पढ़ाई करना है इसको। सीसीएनपी करना है। ठीक है, उसमें पूरा सिखाया जाएगा। ठीक है सर, खाली हमको थोड़ा ये जो iOS का जो कैसे देखते हैं मैं ऑटोमेशन। वो दिखा दूंगा, मैं एक हाँ पहले हाँ इसको खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा 100%। अगली हाँ क्लास में मैं हाँ आपको कुछ ना कुछ करके आऊंगा, ठीक है, वो पैथर्न वाला दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एनसिबल का है, एनसिबल में वही इन्वेंटरी, प्लेबुक और ये करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक सॉल्ट ट्रैक होता है, इसके अंदर भी आपका एक प्रोटोकॉल, ये भी आपका एक ऑटोमेशन टूल है, ये भी आपका एमएल यूज करता है, पुश पुल मॉडल के बेसिस पे यूज करता है। इसमें क्या डिवाइस से आपका एसएसएल कनेक्शन बन जाता है, इसके मिनियंस जो आपको जो भी डिवाइस को मिनियंस बोलते हैं, ठीक है, आपका साल्ट मास्टर होता है, जिसके थ्रू आपका एसएसएल कनेक्शन के थ्रू से बात होती है, और ये बात करके आपका एसएसएल कनेक्शन के थ्रू आपका जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मेथड करना, जो भी आपका डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन लेना देना, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिटेल, वो सारा पुश करके आपको बात कराता है, जो ग्रेन और पिलर के फॉर्मेट में बात कराता है। तो ग्रेन क्या करता है, पिलर जो होते हैं स्टोर करता है डेटा ऑफ मिनियन, जो भी आपके राउटर स्विच के डिवाइस है उसके, या जो भी आपके डिवाइस है उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जो भी सेंसिटिव डाटा है और जो भी आपकी जो इंक्रिप्शन की क्रिप्टो पासवर्ड इंफॉर्मेशन, वो पिलर के अंदर इंस्टॉल होते हैं सारे। लेकिन जब आप मिनियन की बात करते हो, ये पूरी आर्बिट्री इंफॉर्मेशन, जो भी इसकी एक तरह से ओवरऑल इंफॉर्मेशन होती है हाई लेवल, वो सारे आपके मिनियंस में, आपके साल्ट माइन में इंस्टॉल होता है, मतलब एक तरह से पड़ा रहता है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे, तो ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके वो हैं, टूल्स हैं। तो अवेलेबिलिटी सबकी है, इजी टू सेटअप, ये इजी है। एनसिबल बाकी सब बड़े टफ है, मैनेजमेंट ये इजी है, इसलिए एनसिबल बहुत फेमस है, ये सारे नहीं फेमस हैं। तो स्केलेबिलिटी का देखो तो ये हाईली स्केलेबल सारे हैं। कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज इसमें देखो, रूबी इसमें यूज हो रहा है, इसमें भी एमएल यूज हो रहा है, इसमें भी एमएल पाइथन यूज हो रहा है, इसमें डीएसएल पपेट एसडीएल यूज हो रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी सब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर देखोगे से पपेट एनसिबल के, तो ये आपके बैकअप सर्वर रूबी, ये सब लैंग्वेज क्या क्या यूज करते हैं, आर्किटेक्चर मास्टर एजेंट ये सब, मतलब मास्टर मतलब एक तरह का आपका ऑर्केस्ट्रेशन टूल रहेगा, और आपके जो एजेंट रहेंगे, डिवाइसेस रहेंगे, उनसे वो बात करते रहेगा। इस तरीके से वो सारी आपकी कॉन्फ़िगरेशन को हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, आई थिंक ये सेशन बोरिंग हो रहा है, ठीक है, तो मैं ना, मेरे को कुछ पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि मैं कुछ करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो जो थोड़ा सा अगला सेक्शन है जिसके अंदर हम इसको पूरा कंक्लूड करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आज को हम रैप अप कर देते हैं थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। मैं थोड़ा इस पे काम कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि और क्या तरीका है जैसे आप लोग को दिखा सकूं। मेरे पास डॉक्यूमेंट तो सारा है, मैं पूरा दिखा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कराना चाहता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मजा आए आप लोगों को इसको चलता कैसे, क्योंकि मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सौरभ समझ में शैलेंद्र, नहीं आ रहे तो सब बाउंस हो रहा है सर। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो मैं खुद बोल रहा हूँ ना। इस काम करते हैं, ठीक है, इसको स्लोली डाइजेस्ट करो, अगले सैटरडे को हम कनेक्ट करते हैं। आज इसको मैं ही बंद जी करते हैं जी क्योंकि सर, थोड़ा टूल नहीं चल प्रैक्टिकल रहा है हो ना, तो तो मजा नहीं आ रहा याद है। रहेगा। हाँ, तो मैं थोड़ा करके आप लोग को दिखाऊंगा ना, थोड़ा शायद तो लोग आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। जी बट जी ये जी। एक बार स्लाइड ना देख लेना जरूर, जो मैं बताया हूँ, जो बुक है उसको पढ़ लेना एक हफ्ते के अंदर, समझ गए ना। ओके। ठीक है, और 2-3 बंदे आज मिस भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो भी आ जाएं, ठीक है, किसी की शादी है, किसी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अगले वीक इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।